Hi everyone. So I was eagerly waiting for the economic survey's summary, and this is how I came with the economic survey. Uh, First of all, this is like the key features of budget 2022 and 23. एंड उससे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो बजट प्रेजेंट करने यूनियन बजट प्रेजेंट करने से एक दिन पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है. सो दोज वीडियोज आई हैव already prepared, that is video 1 and 2 in the playlist. You can watch and then you can understand about that. So let's discuss first of all about what is budget and the list of budget document presented to the parliament beside the finance minister, and that is in budget speech. So उसमें certain जो है categories होती हैं and 11 points थे जो कि बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं. So that is important first of all, but here are like only 3 features mentioned. But if I'll talk about in detail, so we will go one by one. And first of all, focus on growth and all inclusive welfare, and promoting technology enabled development, energy transition, and climate action, virtuous cycle starting from private investment crowded in the public capital investment. So this is how, सबसे पहले तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो मेन मोटिव है, बिकॉज ये अमृतकाल है, थोड़ा सा एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है बजट को, बिकॉज 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर सेलिब्रेटिंग, एंड दैट्स हाउ इसे अमृतकाल बोला गया है कि जो 75 years हम कंप्लीट कर चुके हैं और अगले 25 years के लिए जो एस्पिरेशन है उस ड्यूरेशन को अमृतकाल कहा गया है. And this is how the union budget seeks to lay foundation and give blueprint of economy over Amrit Kal of next 25 years from Indian at the rate like 75 to India at 100. So दोनों के बीच का जो टेन्योर होगा उसको बेसिकली अमृतकाल बनाया बोला गया है. एंड इस पूरे 25 years में जो टारगेट होगा वो 5 trillion इकोनॉमी करने का होगा, एंड उसी का ये ब्लूप्रिंट है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन. सबसे पहले पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. सो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द ग्राफ, जो कि अगर आप जो प्रॉपर जीडीपी देखेंगे तो जो क्वार्टर 1, 2, 3 जो भी अगर हम 2020 का देखेंगे तो काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी 2020 में तो नॉर्मल ही थी. उसके बाद जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, चीजें जो क्वार्टर 1 था वो एकदम से डिक्लाइन हो गया. उसके बाद 20 to 21 का जो पीरियड था वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड था, बिकॉज सारी चीजें बंद थी उस टाइम पे. एकदम सच में इकोनॉमी की एकदम वाट लगी हुई थी, कोई भी चीज फंक्शनल नहीं थी. एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जिसने सारी चीजों को, कहते हैं कि जो नैया पार लगाई है ना इंडियन इकोनॉमी की, वो एग्रीकल्चर ने सारी चीजों को संभाला है. बिकॉज सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का अभी जो सर्वे आया है, सो अभी 21% जो प्रॉपर जीडीपी की अर्निंग है वो एग्रीकल्चर से होती है. बाकी सर्विस सेक्टर काफी अच्छे परसेंटेज पे आता है, मोर देन क्लोज टू इन बिटवीन 30 to 40, इट डिपेंड्स, वेरी करता रहता है ये. सो इसीलिए आप इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हो 30 to 40 के. आफ्टर दैट उसके अलावा जो क्वार्टर 1 था, क्वार्टर 2, 3 और 4 तीनों चारों का अगर आप एनालिसिस करोगे तो क्वार्टर 1 में बिल्कुल डीप थी, उससे धीरे धीरे गई, बिकॉज ये एकदम वी टाइप की इकोनॉमी थी, एकदम डाउन, फिर धीरे धीरे चढ़ने लगी. उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हुआ, एंड जब 2021 और 22 का जो सेकेंड वेव आई थी उसमें भी चीजें फिर से फ्लक्चुएट की, फिर से चीजें हुई, फिर से लॉकडाउन हुआ. तो सही, ये सारी चीजें काफी इकोनॉमी को हैम्पर किया. बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह भी उस टाइम पे बंद थी.
कुछ ऐसा नहीं, इन सर्विस सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कुछ ऐसा फंक्शन ही नहीं था. सो दैट्स हाउ जो भी ये डीप डाउन था ये हुआ. फिर उसके अब थोड़ी सी इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ने लगी है. सो दिस इज हाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी reflective of country's resilience. After that, Indian economy is staging a sustained recovery. एकदम से जैसे बढ़ा था, तो फिर उसके बाद 2021 के थर्ड क्वार्टर आप कह सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ने लगी इकोनॉमी. उसके बाद 2022 अभी चीजें ठीक चल रही हैं. दो अगर आप शेयर मार्केट और बाकी देखोगे तो आप उसमें काफी फ्लक्चुएशंस हैं, बट स्टिल we are like doing well in comparative to 2021, and if we'll compare it with 2020, because उस टाइम पे तो सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, पूरा लॉकडाउन था, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशंस थे, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन था. उसके बाद अगर कंपैरिजन करोगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, so this was like the comparison of CPI and WPI. So let's discuss about the CPI and WPI in detail. Just give me a minute. So let's discuss about WPI, wholesale price index, and retail price index कह सकते हो आप इसको, या फिर commodity price index. So definition is amounts to the average change in price of commodities at the wholesale level. जो भी प्राइस के जो चेंजेस होते हैं होलसेल लेवल पे उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और जो भी इंडिकेट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एट द रिटेल लेवल. जो रिटेल लेवल पे कमोडिटीज के प्राइस चेंज होते हैं उसे कंज्यूमर प्राइस या कमोडिटीज प्राइस इंडेक्स कहते हैं. सो दिस इज द मेन पॉइंट. अभी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में जो डिफरेंस था, उसके अलावा जो भी पब्लिशिंग ऑफिस है उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, और अगर आप सीपीआई की बात करोगे तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड लेबर ब्यूरो. बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीपीआई कौन पब्लिश करता है और डब्ल्यूपीआई कौन पब्लिश करता है. सो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये आप नोट बना के रख सकते हो. अगर we will talk about commodities, it is like WPI के goods only, it is सिर्फ ये जो goods के लिए होता है, और जो CPI होता है वो goods and services दोनों के लिए होता है. इन्फ्लेशन मेजरमेंट होता है वो फर्स्ट स्टेज ट्रांजैक्शंस होती हैं होलसेल के लिए, उसके लिए होता है, और CPI भी फर्स्ट स्टेज CPI फाइनल स्टेज के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए CPI कैलकुलेट किया जाता है. If you will talk about price paid by manufacturers and wholesalers, वो WPI में आएगा, और जो कंज्यूमर्स का जो प्राइस पे किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा उसे CPI के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है. इफ यू विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी इनपुट्स हैं, इमीडिएट गुड्स जो भी यूज किए जाते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, मशीनरीज हैं, बेसिक मेटल्स हैं, वो सारे आते हैं. इफ आई विल टॉक अबाउट सीपीआई में क्या क्या, एजुकेशन आती है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, एपरल्स, फूड, बीवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, तो वो सारा कुछ सीपीआई में आता है. तो अभी के लिए जो बेस ईयर है, बेस ईयर 2011 एंड 12 है, एंड सीपीआई के लिए 2012 है. सो बेस ईयर टू बी रिवाइज अभी होने वाला है, बट लेट्स सी के कब होता है. सो अगर वी विल जस्ट टॉक अबाउट के WPI एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ये भी हेल्प करेगी आगे की चीजें समझने के लिए, और इकोनॉमी में भी हेल्प करेगी. सो द होलसेल प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स फोकस ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर ट्रीटेड बिटवीन कॉर्पोरेशंस. जैसे B होता है बिजनेस टू बिजनेस, उसी के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है. इट डजंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द गुड्स परचेस्ड बाय द कंज्यूमर्स, बिकॉज वो सीपीआई में होता है तो WPI में नहीं होगा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इज मॉनिटरिंग प्राइस ऑफ ड्रिफ्ट दैट रिफ्लेक्ट demand and supply in manufacturing, constructions and industries. And wholesale price index
helps in assessing the microeconomic as well as macroeconomic and microeconomic conditions of an economy. So ये दोनों के लिए ही assess किया जाता है और दोनों को ही assess करने में help करता है. अब WPI की importance देख लेते हैं, because अगर मेंस में कभी भी कंपैरिजन आ जाए या फिर आप किसी अपने जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हो, सो मे बी यू कैन यूज दैट डिपेंड्स ऑन के क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है. अगर उसमें कुछ पॉइंट डाल सकते हो, सो दैट विल बी गुड. इन अ डायनामिक वर्ल्ड प्राइस डू नॉट रिमेन कांस्टेंट. इसमें जो रियलिटी है वो, और इसमें कांस्टेंट प्राइस नहीं होता है. द इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स is an important measure to monitor the dynamic movement of price, as wholesale price index captures price movements in a most comprehensive way. It is widely used by government, banks, industries and business circles. So ये जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है या फिर आप कह सकते हो कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सारे जो हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है. If I'll talk about, so अगर हम WPI की बात करते हैं तो जनरली जो कि आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली 697 आइटम्स दिए गए हैं WPI में. एंड इसका जो बेस ईयर है 2011 से 2012 है. सो अगर हम WPI की बात करते हैं तो जैसे कि फार्म हुआ, फार्म से आपका जो भी मटेरियल था वो होलसेल में गया हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे स्टोर्स में गया हो जहाँ से होलसेल गुड्स को आगे की तरफ सेल किया जा रहा है, या फिर किसी डिपोट में गया हुआ है, तो उसे कह सकते हो आप. उसके अलावा अगर आप CPI की बात करते हो तो CPI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है. और जो अगर इसकी कमोडिटीज की बात करोगे या फिर आइटम्स की बात करोगे तो 448 जो इसका बास्केट है, और अर्बन एरियाज के लिए 460 नंबर है इसका, और जो बेस ईयर है 2012 है. सो इम्पोर्टेंस आप सर्च कर सकते हो, what is the CPI importance and WPI importance in detail. So here I've mentioned, go through in detail, so I don't want to make it like the larger video. So let's come to the point. So this is the comparison between CPI and WPI, जो भी चेंजेस हुए हैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग. सो जो येलो लाइन से दिया हुआ है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, और WPI जो ब्लू वाली लाइन से दिया हुआ है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है. बिकॉज WPI इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा डाउन चला गया था क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद थी, और उसके अलावा बहुत जगह पे प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया था. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसीलिए थोड़ा अप एंड डाउन था, बिकॉज कंज्यूम तो हमने करना बंद नहीं किया था, जो भी सप्लाई चेन थी वो कंटिन्यू चल रही थी. सो दैट्स हाउ इट इज लाइक फ्लक्चुएटिंग बट नॉट गोइंग इन माइनस. बिकॉज WPI का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो प्रॉपरली माइनस में चला गया था, -5 के अराउंड है यहाँ पे. बट अगर आप CPI की बात करोगे, बिकॉज अगर ये माइनस में चला जाता तो फिर सप्लाई चेन कंप्लीटली डिस्टरप्ट हो जाती. और आई थिंक क्योंकि ये सारी चीजें हमने देखी हैं, बट उस तरीके से उस एडवर्स कंडीशन में हम नहीं गए थे, फिर भी खाने के लिए जो भी अवेलेबिलिटी थी ऑनलाइन स्टोर से हमें अवेलेबिलिटी हो रही थी. बट होलसेल प्राइस इंडेक्स इसीलिए कम हुआ था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था. लेट्स डिस्कस अबाउट नेट एडिशन इन EPF सब्सक्राइबर्स इन लैक्स. सो लॉकडाउन में जितना भी फ्लक्चुएशंस था, लॉकडाउन के टाइम पे 2020 मई में बिल्कुल डाउन चला गया, उसके बाद थोड़ा अप गया, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन गया, उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो सेकेंड वेव में फिर से ये डाउन चला गया. सो इट वॉज लाइक फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस. अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी अच्छा हो गया है. एंड अगर हम Q4 की बात करेंगे, इन बिटवीन Q3 एंड Q4 इट वॉज रियली गुड. सो और अभी के टाइम पे भी काफी अच्छा ही जा रहा है ये, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो लेट्स डिस्कस अबाउट PM गति शक्ति.
So this is driven by 7 engines, and that is road, railways, airport, and ports, mass ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे बात करी गई है। और इसको डेवलप करने के लिए, बिकॉज अगर हम रोड्स की बात करते हैं तो अभी कहीं पे भी अगर एक नॉर्मल सिचुएशन में एग्रीकल्चर की बात करें कि बहुत फार फ्लंग एरियाज में प्रोडक्शन है और अगर रोड्स अच्छी नहीं है तो फिर वो फ्रेश वेजिटेबल्स भी उस एरिया से नहीं पहुंच पाएंगी, या फिर अगर ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें या फिर और सारी चीज़ें। सिमिलरली रेलवेज का जो कंस्ट्रक्शन है और रेलवेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट का एक मेन रीजन है बिकॉज बहुत सारे ईस्ट यूपी में वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं कि एक प्लेस से जहाँ पे कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन काफी कम है, वहां से जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ज्यादा है, एक जगह से जो प्रोडक्शन किया है वो दूसरी जगह पर बहुत इजीली जा पाए। जितने भी पेरिशेबल गुड्स हैं वो एक अच्छी फ्रेश कंडीशन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं इजीली। दैट्स हाउ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिमिलरली government is trying to work on that as well. And if I'll talk about a national master plan aimed at world class modern infrastructure and logistics energy, and this is how it works, and it works for logistics synergy also कि दोनों के बीच में हार्मोनी भी easy होनी चाहिए। formulation of master plan for expressways completing 25,000 kilometer national highways in 2022 to 23. So this is again a very important figure. ये आप keep in your mind because कभी कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में इस टाइप की चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि किस सेक्टर के लिए स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने 25,000 किलोमीटर का जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करेंगे, बट हाँ कितना हाईवे का जो फॉर्मेशन है या कितना हाईवे बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है और उसका बजट कितना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म अलाउइंग डेटा एंड एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑपरेशंस, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, एंड 4 multi-modal logistics park through PPP, public private partnership, to be awarded in 2022 to 23. Integration of postal and railways network facilitation, because जो ये postal railways का है, जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा कि वहाँ पे सारी बैंकिंग की फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल हो जाएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक ये स्लोगन 2021 में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो कि डिस्कशन में था। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सटेंडिंग कवरेज अंडर कवच, सो दिस इज ऑल्सो के जो सिक्योरिटी रीजन से है उस टाइप से वर्क करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है। एंड इफ आई टॉक अबाउट 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स, और जो भी वंदे भारत ट्रेन्स जनरेट की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी with mass urban transportation and railway stations। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान भी वर्क कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उस पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है। इफ़ आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो, बिकॉज एक एग्रीकल्चर का जब आप नॉर्मल प्रोडक्शन करते हो, बट अब जब उसे प्रोसेसिंग के बाद पैक्ड गुड्स या फिर आप कह सकते हो कि उसको प्रोसेस करके रेडी टू ईट फॉर्म में ले आते हैं, तो उसका जो अर्निंग रेशो है और उसकी जो भी पेरिशेबिलिटी का जो रेशो है वो घट जाता है और अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, एंड दिस इज हाउ प्रोमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विद फार्मर्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा। एंड उसी से लाइक आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे फार्मर्स को इनिशिएट किया जा रहा है, उनसे कोलैबोरेट किया जा रहा है कि आप नॉन केमिकल वाली फार्मिंग करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए नियर गंगा रीजन।
and government is promoting post harvest value addition, consumption, and branding of millet products. Apart from this, if I'll talk about delivery of digital and high tech service to the farmers in public private mode, so दोनों के लिए अगर आप करोगे यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स, जैसे कहीं पे पर्टिकुलर ड्रोन्स के थ्रू हेल्प करी जाएगी फार्मर्स को कि किसी अगर जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लैंड एरिया को देखेगी कि वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है प्रॉपरली, ड्रोन की हेल्प से, एक मैपिंग से, सैटेलाइट की हेल्प से भी देखा जा सकता है इजीली. आफ्टर दैट गवर्नमेंट विल ट्राई टू हेल्प फार्मर्स थ्रू टेक्नोलॉजी कि आप इस क्रॉप का प्रोडक्शन इस साल में ज्यादा हो रहा है तो आप उसको रोटेशन वाइज कर सकते हो, जिससे कि जो, क्योंकि जब एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, सपोज आप आलू और प्याज दोनों लगा रहे हो और अगर उस ईयर में प्याज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है तो उस साल जो अनियन होती है वो काफी सस्ती होती है. सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रेगुलेट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के फार्मर्स को नुकसान भी ना हो, इंडियन इकोनॉमी भी प्रॉपरली सस्टेन करती रहे और किसानों को भी उसका अच्छा पैसा मिलता रहे. सो दैट्स हाउ एनहेंसिंग प्रोक्योरमेंट टू सपोर्ट हाई डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग पैंडेमिक. सो ये राइस और वीट का प्रॉपर रेशो दिया गया है कि 2019 का जो कंपैरिजन था उसके बाद 2019-20 एंड 2021 एंड 2022, बिकॉज 2021 to 2 में तो प्रोडक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोविड थिंग चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम किया, बट अगर आप 2021 का देखोगे तो काफी रेशो काफी अच्छा था. इफ आई टॉक अबाउट वीट का प्रोडक्शन 2021 to 2 में ज्यादा बेटर था, 2021 में थोड़ा सा कम था, बट स्टिल प्रोडक्शन तब भी काफी अच्छा था. दैट्स हाउ एवरीबडी वाज सेइंग एग्रीकल्चर वाज द सेवियर in pandemic and Indian economy sustained because of agricultural economy. So implementation of Ken-Betwa linking project, that is very very important point, Ken-Betwa link, and we should make in our notes. and उसके बाद जो भी है resilience growth in agricultural sector, it fluctuates. 6.8 थी, फिर 6.6 हुई, उसके बाद चेंजेस हुए तो 2.6 से 2.4 आई. बिकॉज ये फ्लक्चुएशन हम ऐसे नहीं देखेंगे कि इन दोनों में क्या चेंज आया, हम देखेंगे कि जब अगर 2.6 थी, 2.6 से 4.3 का जो गैप था वो कितना था, उसके बाद 3.6 गई, 3.6 से 3.9, तो बहुत ज्यादा यहाँ से 2018 तक का एकदम डाउन गई. उसके बाद फिर 90 पेंडेमिक से पहले का जो सिचुएशन था उस टाइम पे भी इकोनॉमी काफी अनस्टेबल थी, बट पेंडेमिक ने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की थी, but still agriculture has saved us. If we'll talk about education, universalization of quality education, because new education policy भी आई है, और उसके अलावा one class one TV channel program to be expanded to 200 TV channels. तो ये एक डिजिटलाइजेशन फॉर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कोलैबोरेटिवली ये इनिशिएटिव लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. और वर्चुअल लैब स्किलिंग ई लैब्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट, जिससे कि बहुत क्रिटिकली जो है बच्चे सोच सकें, और जो भी विजुअलाइजेशन के द्वारा उनको टीचिंग कराई जाए, जिससे चीजें जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो, अगर आप लॉयन के बारे में बात करते रहोगे कि लेकिन अगर लाइन आपके सामने ला के रख दें तो उसका विजुअलाइजेशन आप इजीली कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन एजुकेशन. ये लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रहता है. इफ आई टॉक अबाउट अ डिजिटल यूनिवर्सिटी will be established with world class quality universal education. So वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए भी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है. उसके अलावा हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स. सो डिजिटल टीचर के थ्रू बहुत हाई कंटेंट क्वालिटी को प्रोवाइड करने की भी योजना बनाई जा रही है. एंड डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड
देश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया और उसको प्रमोट किया जा रहा है फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, एंड startup will be promoted to facilitate drone shakti for drone ASA services. If I'll talk about health, again that is important because health की वजह से जब से covid situation आई है, so things are like in different direction. Everybody is really concerned about their health, and we should also thought first of all about health and then rest of other things, because health is wealth. This is the famous proverb, and we should understand, we should take care of us. So here national digital health ecosystem will be rolled out. National tele mental health program will be launched for quality counseling, integrated achievement, mission shakti, mission vatsalya. So ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हेल्थ को लेके, बिकॉज हेल्थ पूरे कोविड सिचुएशन में भी, कोविड के लास्ट 2021 में क्वेश्चन भी आया था कि जो कोरोना वायरस है उसके जो RT-PCR का टेस्ट होता है, सो वो किसके बेसिस पे दिया जाता है, सो वो RNA कॉम्बिनेशन के थ्रू RT-PCR टेस्ट होता है, सो RNA वाज द बेस. सो ये प्रॉपर क्वेश्चन आया था 2021 में. सो वी शुड कीप इन माइंड अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, बिकॉज हमेशा यूपीएससी एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन पूछती है, एंड आजकल स्टेट पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम था उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे इस बार. सो वी शुड कीप इन माइंड. एंड 2 लाख आंगनबाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनबाड़ीज. सो एक न्यू वैकेंसीज भी काफ़ी जल्दी आने वाली है. ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस, हर घर जल जो मिशन है, 3.8 करोड़ का हाउस होल्ड टू बी कवर्ड इन 2022 to 23. पीएम आवास योजना, 80 lakhs हाउस होल्ड टू बी completed in 22. And PM Divine, the fund infrastructure and social development based on felt need of Northeast aspirational block program for development of lagging block of aspirational districts, vibrant village program targeting development of villages on the north border left out from the development gains, डिजिटल बैंकिंग फॉर पोस्ट ऑफिसेज. मैंने बताया था कि 100% उनको बैंकिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि अगर जो भी रूरल एरियाज हैं उसको बैंकिंग सिस्टम जो है वहाँ का काफ़ी अच्छा किया जा सके. जो भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर गांव का एरिया में कोई भी उस चीज़ से वंचित है तो उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके. डिजिटल पेमेंट के लिए, बिकॉज गांव में इतना लोग अवेयर नहीं है या फिर उस तरीके से उनको फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है, सो डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी प्रमोट किया जा रहा है. एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स. आफ्टर दैट MSME के लिए स्पेशली interlinking various portals and extending ECLGS with focus on hospitality and related enterprises, revamping CGTMSC and raising and accelerating MSME performance. RAM programming will be rolled out. So प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए है, सो आप एक बार इसको देख लीजिएगा. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर 2.0 एंड ईज ऑफ लिविंग दोनों का जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, सो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स थ्रू IT ब्रिजेस, दोनों का जो कोलैबोरेशन है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू. एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ परिवेश पोर्टल. And if I'll talk about unique land parcel identification number for IT based management of land records, जितने भी जैसे रजिस्ट्रीज होती हैं, किसी भी लैंड को एक जगह से दूसरी जगह खरीदा जाता है तो उसका डिजिटलाइजेशन करने की बात करी गई है. एस्टेब्लिशिंग CPACE to facilitate voluntary winding up of companies. So CPACE, इसको एक बार आप देख लेना, बिकॉज ये चीज़ मैंने भी बहुत डिटेल में नहीं देखी है, सो आई ऑल्सो लुक एट दैट.
end-to-end online e-bill system and utilizing surely bond in government procurements, and उसके अलावा 5G support under PLI scheme, open up defense R&D for industry, startups and academics, and ease of living के लिए insurance of chip, issuance of chip embedded e-passport, modernization of building bylaws, implementing town planning schemes and transit oriented development, establishing centers of excellence in urban planning, और उसके अलावा provide a better swapping policy as alternative to setting up charging station in urban areas. उसके अलावा एलोकेशन ऑफ PLI स्कीम्स, उसका एलोकेशन किया गया है यहाँ पे, तो एक बार आप इजीली देख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जो एलोकेशन है सबसे ज़्यादा जो किया गया है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर को दिया गया है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स को दिया गया है, और सबसे कम टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्शन को दिया गया है. फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आई विल डू वन थिंग, यहाँ पे चीज़ें कुछ उस तरीके से क्लियर नहीं हो रही हैं, आप इसको गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी ले सकते हो इसको. तो लेट्स डिस्कस अनदर इकोनॉमिक सर्वे विच इज थ्रू विजन. वो आपको क्लैरिफाई कर देगा कि जब आप उसका आंसर राइटिंग करेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए. उसमें कुछ काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए गए हैं. आई रियली लाइक द वे दे प्रेजेंटेड इट. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू. सो दिस वाज द इकोनॉमिक सर्वे 2021 to 2022. इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, सो दैट विल बी ईजी, जिसमें से 2-3 पार्ट काफ़ी, जो 2-3 चीज़ें हैं उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो ये ऑफिशियल रिपोर्ट है किसी भी कंट्री की, या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी. आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट, सो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट से, यूनियन बजट से एक दिन पहले पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है. उसके बाद 1 फरवरी को जितना भी आपका रिपोर्ट कार्ड था, जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है एक साल के लिए वो बताई जाती है. And it is presented by the Department of Economic Affairs, the Ministry of Finance, under the guidance of Chief Economic Advisor. So ये क्वेश्चन, ये इसमें से 3 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं. It is presented by the Department of Economic Affairs, एक क्वेश्चन ये बनेगा. एंड जो इसकी मिनिस्ट्री है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो हर कोई बता ही देगा, बट किसके गाइडेंस में बनता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस पे बनता है ये. So the term of the economic survey related to the art and science of policy making under conditions of extreme uncertainty. So because economic survey का कभी कभी थीम पूछा जाता है, so the theme is art and science of policy making under conditions of extreme uncertainty. So keep in your mind, and अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हो. It seeks to provide an alternative mode for policy making. If you know about Agile and waterfall method, तो Agile क्या होता है कि इसमें Agile approach फॉलो की गई है. एंड बिकॉज जो भी ट्रेडिशनल वाटरफॉल अप्रोच होती है, दैट इज an upfront analysis of the issue, detailed planning, and finally meticulous implementation to the agile approach based on the feedback loops, real-time monitoring of actual outcome, flexible response, safe net buffers. So यहाँ पे अजाइल मैथोडोलॉजी में क्या होता है कि सेगमेंटेशंस में आप किसी भी जो टास्क होता है वो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. उस सेगमेंट में सेगमेंट वाइज उस पर काम किया जाता है, और जब वो काम पूरा होता रहता है तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे हैज शिफ्टेड फ्रॉम 2 वॉल्यूम्स फॉर्मेट. पहले क्या होता था कि एक फॉर्मेट होता था, बट उसमें क्या है कि अभी द फर्स्ट पार्ट फोकस्ड ऑन ब्रॉड इकोनॉमी के लिए जितने भी आई थिंक उसमें 370 या 80 पेज होते हैं वो है. इसके बाद जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट किया है, सो एक लाइटर मोड है जिसमें सिर्फ हाइलाइट्स दी गई हैं. सो जो हाइलाइट्स वाला पोर्शन है वो हमारे काम का है, क्योंकि हम 370 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स
नहीं पढ़ सकते, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे हमें फोकस करना होता है. सो जस्ट लुक एट द हाईलाइट्स और उसी के बेसिस पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं इसका. सो that is along traditional overcome sectoral chapter, और उसमें भी demonstrate the use of satellite and geospatial images to gauge various economic phenomena, and that is urbanization, infrastructure, environment impact and farming practice. काफी सारी चीजों के बारे में बात की गई है. So this was the state of the economy. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रोथ है टोटल 2021 टू 22 की जो टोटल ग्रोथ है वो 9.2 है इन द रियल टर्म्स. अगर आप पहले की बात करोगे या फिर उससे पहले कंपैरिजन करोगे 2020 से 2021 का, तो 7.3 था. सो आप कह सकते हो कि जो पहले की इकोनॉमी का अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो इट्स ग्रोइंग, एंड दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर अस. इफ वील टॉक अबाउट जीडीपी इज प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्टेड जीडीपी है 8 से 8.5% इन रियल टर्म्स ऑफ 22 टू 23 के लिए किया गया है. अगर आप इकोनॉमी का चैलेंज कहेंगे, जो मेन चैलेंज है अभी के लिए, इट इज रिपीटेड वेव्स ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज बार बार कोई ना कोई नया वेरिएंट आ रहा है कोविड का, और उसी के बेसिस पे कभी भी अप एंड डाउन हो रहे हैं इकोनॉमी में, जो कि काफी चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए भी उसको सस्टेन करना. और कितनी भी पॉलिसी बनाएंगे बट उसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं. जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं था, कहीं पे बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. सो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्टेड सिचुएशन है हेल्थ केयर सेक्टर की. सिमिलरली अगर आप और सेक्टर्स की भी कहोगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो. If we'll talk about response to the economic impact of second wave, that is immediate response was a boutique of safety net to cushion the impact of vulnerable sections of society and the business sectors. So भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं और जितने भी बिजनेस सेक्टर्स हैं कि उनको सस्टेन किया जा सके. Apart from this, significant increase in the capital expenditure, because capital expenditure दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है. उसी के बेसिस पे बाइफर्केट किया जाता है. सो ये हम इकोनॉमी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे. Apart from this, a flexible and multi-layered approach, partly based on Agile framework. So I described about Agile. And if you will talk about microeconomic indicators, that is agriculture, allied sector was least impacted by pandemic. So जो मैक्रो इकोनॉमी ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, जब भी जीडीपी और ये सारी टर्म्स आती हैं तो हम हमेशा मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते. सो दैट्स हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही जितनी भी पैंडेमिक की वल्नरेबिलिटी उसको काफ़ी कम किया था. That's how we sustained it, and it is expected to grow by 3.9% in 2021 to 2022 after growing 3.6% in the previous year. जितनी भी लास्ट ईयर की ग्रोथ है 3.6 दिखाई थी, that was really a good sign. If you will talk about industry including mining and construction, तो उसके लिए जो भी सेक्टर्स का जो राइज था 11.8% 21 में हुआ है, एंड आफ्टर ये उसके बाद जो भी 2021 का जो भी कॉन्ट्रैक्ट था 7% से 11.8% की ग्रोथ हुई है. सो इट इज ऑल्सो गुड साइन. इफ यू विल टॉक अबाउट सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो उस तरीके से नहीं है, बट हाँ इट इज़ लाइक पैरेलल लेवल, बिकॉज प्रीवियस ईयर में 8.4 थी, तब थोड़ा सा चीज़ें ठीक थी, बट हाँ अभी की जो ग्रोथ है 8.2 है. सो 0.2% का डिक्लाइन है इसमें. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सीडिंग प्री पैंडेमिक लेवल्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू द लास्ट 2 years जितना भी था सरप्लस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल मार्केट हैव डन एक्सेप्शनल वेल,
That's really a good sign. If we'll talk about banking system is well capitalized and the overhang of non-performing assets seems to have a structural decline. बैंकिंग सिस्टम का भी डिस्ट्रप्शन है बिकॉज इन्वेस्टमेंट इतना लोग नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी तो वो अपना सर्वाइवल ही इजीली नहीं कर पा रहे थे, तो सेविंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन में. CPI एंड WPI आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, जस्ट आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लेना. वैक्सीनेशन का जितना भी डिटेल था अभी के लिए एज सच डेटा नहीं पूछा जाता, बट आप इस पॉइंट्स को ठीक से देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिकल डेवलपमेंट, this is revenue receipt of the central government during April to November 2021 have gone up to 67.2%, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इफ यू विल टॉक अबाउट एज अगेंस्ट एक्सेप्टेड ग्रोथ ऑफ 9.6% इन 21 to 22 बजट एस्टिमेशन, जो लास्ट ईयर के बजट था उसके कंपैरिजन में. द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड हैज registered a growth of over 50% in a year. Apart from this, gross monthly GST collection काफी बढ़ गया है, so it is also a good sign. उसके अलावा during April 2021 April to November, capex has grown and the focus of infrastructural investment sector 13.5 ये क्या बोलते इंक्रीज हुआ है इसमें. एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 21 to 22 हैज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द एनहेंस्ड borrowing of account of COVID-19. The central government debt has grown up to 49.1 of the GDP in 2019 to 20 or 59.3% of 20 to 21, but it is expected to follow a decline trajectory in recovery of the economy. So ये जो पहले 49.1 था उसके बाद ये 59.3 हुआ और कोविड सिचुएशन का ही आफ्टर इफेक्ट है ये. सो उसके अलावा जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी ये भी जो डेट होंगे वो ऑलरेडी अपने आप ही कम हो जाएंगे. इफ विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर, external trade recovered strongly in 2021 to 2022 after the pandemic induced slumps of previous years. So merchandise export and import, significant pickup in net services, ये आप पॉइंट्स बना सकते हो बिकॉज काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं. सो अगर इसका जो भी डिटेल्ड एनालिसिस है आप एक बार फिर से देख सकते हो. एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम विजन IAS वेबसाइट, वहां से आपको इजीली मिल जाएगी. तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड यू कैन जस्ट टेक प्रिंट आउट और वट एवर, लाइक यू कैन सी द वीडियोज. तो आपको इजी हो जाएगा आपके लिए इसको पॉइंट्स में या फिर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में आप इजीली लिख सकते हो. बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियाज करंट account balance turned into deficit of 0.2% of GDP in the first half and largely led by a deficit in the trade account. उसके बाद जो भी surplus BOP है and augmented forex reserve import covered है, तो इसमें Q3 की सिचुएशन काफ़ी बेटर है. बट अगर हम 2019, 20, 21 और 22 की बात करेंगे तो सरप्लस BOP बैलेंस वाज नॉट सो गुड. उसके अलावा इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट रोज, इसके बारे में भी एक बार आप देख सकते हो. कैपिटल फ्लो, रोबस्ट कैपिटल फ्लो वाज सफिशिएंट टू फाइनेंस द मोडेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट रिजल्टिंग in an overall balance of payment surplus of 63.1 US billion H1 2021 to 22 that lead to augmented foreign exchange reserve. जो मैंने उस पैराग्राफ में बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का काफी बढ़ गया है जो कि $600 बिलियन के अराउंड. सो दैट्स क्वाइट ह्यूज अमाउंट. India was the fourth largest forex reserve holder
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, तो 4th पोजीशन पे है इंडिया अभी. इफ विल टॉक अबाउट मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल intermediation, so that is RBI has maintained ample surplus liquidity in the banking system to support growth. उसमें RBI के द्वारा पैसा भी दिया गया था काफी सारे बैंक्स को. अगर आप लॉन्ग टर्म रेपो ऑर्गेनाइजेशन LTRO की बात करोगे तो ये इकोनॉमिक टर्म में आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप इकोनॉमिक जितना भी आपका जो सिलेबस है उसमें से ये टर्म्स इजीली आप पहले एक बार देख लो. उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे को, ये वाला पोर्शन आप जो लास्ट वाला पोर्शन है चैप्टर 4 मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, अगर तब आप ये पढ़ोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा. बट कुछ हेडलाइंस आई विल जस्ट elaborate here. The economic shock of the pandemic has been weathered well by the commercial banking system, जो कि सस्टेन किया गया कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा. The gross net performing advance ratio of scheduled commercial banks SCBCs का जो भी है उसमें डिक्लाइन हुआ 11.2 से 6.9 आ गया है ये सितंबर 2021 में. एंड इफ आई टॉक अबाउट नेट नॉन परफॉर्मिंग रेशियो डिक्लाइंस, जो नॉन परफॉर्मिंग था वो 6% से 2.2 ड्यूरिंग उसी सेम पीरियड में 2.2% हो गया है. सो उसमें लाइक दिस इज अ गुड साइन बिकॉज नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस अगर कम हो जाते हैं सो दैट इज गुड. Capital to risk weight assets ratio of SCBC continue to increase. 13% 2013 में था और 16.54% September 2021. Returning of the assets at return of equity for public sector banking continues to be positive for the period of ending September 2021 के लिए. An exceptional year for the capital market. So last fifth chapter है, I will try to cover in the next video because video काफी ज़्यादा लंबी हो गई है. So this chapter we will discuss in the next video. Till then, bye bye. Thank you so much. I left here on 5th, so we will discuss about this in our next video. Thanks.